Hello everyone, welcome to IQ Tab and a very good morning to all of you. आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर को कंटिन्यू किया हुआ है और अभी तक हमने जो जो टॉपिक्स फिनिश कर लिए हैं वो है सबसे पहला हमने स्ट्रेंथ देख ली है कि एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्लस आपका CGI कितने हैं यहाँ पे। तो 33 आपको जजेस देखने को मिलेंगे प्लस 1 आपके CGI हैं, ठीक है। देन हमने अपॉइंटमेंट देख लिया है कि किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किया जाता है और बाकी जो अदर जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट भी क्लियर होगा आई एम श्योर आपको। इससे रिलेटेड जो भी कंट्रोवर्सीज थी जो कि निकल के आई थी सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट जजमेंट के थ्रू, चाहे वो केस नंबर 1 हो, 2, 3 एंड 4, और इसके थ्रू जो कोलिजियम सिस्टम बेसिकली हम देखते हैं जो जजेस को अपॉइंटमेंट करने के लिए किया जाता है, तो एट प्रेजेंट हमने उसको भी देख लिया है। इसके अलावा हमने क्वालिफ़िकेशंस देख ली हैं और कितना टेन्योर होता है, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट के जज का, और किस तरीके से रिमूवल प्रोसेस होता है वो भी हमने देख लिया है। ओथ किस तरीके से लेते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सैलरी एंड अलाउंसेस क्या होता है वो भी हमने देख लिया है, और एक्टिंग चीफ जस्टिस को किस तरह से अपॉइंट किया जाता है। इसके अलावा आपके एडहॉक जज हो गए, देन आपका रिटायर्ड जज हो गए, ठीक है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो सीट जो है परमानेंट सीट जो है सुप्रीम कोर्ट की वो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगी, एंड जो भी प्रोसीजर होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं कि किस तरीके सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। बेसिकली CGI बनाते हैं, अप्रूवल उन्हें प्रेसिडेंट का लेना पड़ता है। एंड लास्ट हमने जो डिस्कस किया था वो है इंडिपेंडेंस, कि किस तरीके से हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक इंडिपेंडेंस मिली हुई है डिफरेंट तरीक़ों से, चाहे वो उनका सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, किस तरीके से वो रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर भी दे रखी है। तो इन डिफरेंट चीज़ों से हम कह सकते हैं कि उनको इंडिपेंडेंस मिली हुई है ताकि वो अपनी ड्यूटीज़ को बिना किसी फियर के और बिना किसी फेवर के अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ओके, तो यहाँ तक हमारा आई एम श्योर क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के टॉपिक पे आज की क्लास में बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्यूरिसडिक्शन एंड द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, बताया गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कन्फर्म्ड अ वेरी एक्सटेंसिव ज्यूरिसडिक्शन एंड द वास्ट पावर ऑन द सुप्रीम कोर्ट. It is not only a federal court like the American Supreme Court, but also a final court of appeal like the British House of Lords, that is the upper house of the British Parliament. It is also the final interpreter and the guardian of the Constitution and guarantor of the fundamental rights of the citizen. Further, it has advisory and supervisory powers. तो इतने से पैराग्राफ में आपको देखने को मिलेगा कि बताया हुआ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे पावर्स हमारे सुप्रीम कोर्ट को दे रखी है। इसके अलावा जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, अगर हम बात करें तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की तरह एक फेडरल कोर्ट की तरह भी काम करता है। सिमिलरली ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड यानी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है, जिस तरह से वहाँ पे उनको फाइनल कोर्ट ऑफ अपील की पावर दे रखी है, उसी तरह हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास एक फाइनल कोर्ट ऑफ अपील की पावर देखने को मिलेगी। यानी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो कह सकते हैं मिक्सचर है, अमेरिका की तरह फेडरल कोर्ट भी कहते हैं और ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड की तरह फाइनल कोर्ट ऑफ अपील की पावर भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बोला गया है कि ये फाइनल इंटरप्रेटर है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज, जो भी एक्ट के बारे में, जो भी आर्टिकल्स के बारे में मेंशन किया हुआ है, उन्हें किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, उसका कैसे मीनिंग निकालनी है, वो सारा काम हमारे सुप्रीम कोर्ट का है। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स के, उनको गारंटी कौन देता है? हमारा सुप्रीम कोर्ट। यानी कि कल की डेट में अगर मान लो किसी भी सिटीज़न का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, कोई अदर इंडिविजुअल कर रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी कर रही है, तो उस केस में वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। देन यहाँ पे बोला एडवाइजरी पावर। एडवाइजरी पावर बेसिकली देखने को मिलती है कि प्रेसिडेंट जो होते हैं इस एडवाइजरी पावर के थ्रू सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं कुछ पर्टिकुलर मैटर पे। वो मैटर कौन से हैं वो भी हम जो डिफरेंट पावर्स अभी हम देखेंगे उसमें हम कवर करेंगे। इसके अलावा सुपरवाइजरी पावर भी है, यानी सुप्रीम कोर्ट एक सुपरवाइज़र की तरह अपने जो नीचे जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट आती है, हाई कोर्ट आती है, उनको सुपरवाइज कर सकता है।
नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा, बोला गया है कि अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो कि मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, यानी जब ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने से रिलेटेड जो कमेटी बनाई गई थी तो उसमें जो एक मेंबर थे वो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ मोर पावर देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यानी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में अगर जो भी सुप्रीम कोर्ट है, हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उससे ज़्यादा ही मिलेगी। ठीक है, यानी बाकी सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर्स नहीं है जितना इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर्स है। ठीक है, आज हम इतनी पावर्स की बात कर ही रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी पावर भाई मिली है सुप्रीम कोर्ट को। तो पहला आपको देखने को मिलेगा ओरिजिनल जुरिडिक्शन, सेकंड है रिट जुरिडिक्शन, थर्ड है एपिलियर जुरिडिक्शन, फोर्थ है एडवाइजरी जुरिडिक्शन जिसकी मैं बात कर रही थी अंडर आर्टिकल 143 जहाँ पे प्रेसिडेंट जो है एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। इसके बाद है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, देन आपका देखने को मिलेगा पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, देन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन एंड देन कुछ अदर पावर्स हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि एज अ फेडरल कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड द डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट ऑफ द इंडियन फेडरेशन, यानी फेडरेशन की अगर बात करें तो सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, दो स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट होता है, ऐसे डिस्प्यूट्स को सुप्रीम कोर्ट जो है सॉल्व करता है। अब उस डिस्प्यूट किस तरीके के हो सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला, बिटवीन द सेंटर एंड वन और मोर स्टेट, दूसरा बिटवीन द सेंटर एंड एनी स्टेट और अ स्टेट ऑन वन साइड, वन और मोर अदर स्टेट्स ऑन द अदर साइड, थर्ड इज बिटवीन टू और मोर स्टेट। यानी ये तीन कंडीशंस दे दी हैं जिस केस में अगर हम कह सकते हैं कि अगर डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट उस डिस्प्यूट को सॉल्व करेगी। पहला, जहाँ पे सेंटर एक तरफ है उसके अपोजिट में एक स्टेट हो या फिर मल्टीपल स्टेट हो, ऐसे डिस्प्यूट को कौन हैंडल करेगा? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट बोला गया है सेंटर है, मान लो सेंटर किसी पॉइंट किसी लॉ को रिलेटेड कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहता है, उसके साथ मान लो कोई एक स्टेट है फेवर में है, ठीक है, बट उसके अगेंस्ट मान लो कोई एक स्टेट हो या फिर मल्टीपल स्टेट हो, ये केस कब का होगा? बी। ठीक है, यानी सेंटर और स्टेट उसके अपोजिट आपको देखने को मिलेंगे बाकी स्टेट्स। और यहाँ पे जो सिंपल बोला गया है कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो ऐसे डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट बेसिकली सुनता है। अब ये जो बोला गया है यहाँ पे कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी यहाँ पे एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देखने को मिलती है। यानी अगर हम सिंपल वे में बात करें तो जो हमारा मेन टॉपिक ही है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, तो यहाँ पे एक वर्ड आपको जानना है एक्सक्लूसिव और एक ओरिजिनल, दोनों का मतलब क्या होता है। अगर हम सिंपल एक्सक्लूसिव की बात करें तो बोला गया है कि नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड सच डिस्प्यूट, यानी कि अगर मान लो ऐसा कोई फेडरेशन से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट हुआ अगर आता है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट के अलावा वो डिस्प्यूट कोई और कोर्ट नहीं सुनवाई कर सकता। यानी कि हम कह सकते हैं हाई कोर्ट या फिर जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं वो बेसिकली इन पर्टिकुलर डिस्प्यूट को डिस्कस नहीं करेंगे, अपनी जजमेंट नहीं देंगे, डायरेक्टली वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही आना चाहिए वो डिस्प्यूट। ठीक है, ये है एक्सक्लूसिव, यानी एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी ऐसे डिस्प्यूट्स को सुनने की? हमारी सुप्रीम कोर्ट की। ओरिजिनल का मतलब है कि ओरिजिनेट हुआ है, यानी जैसे ही वो पर्टिकुलर डिस्प्यूट ओरिजिनेट होगा तो पहले ही इंस्टांस में वो सुप्रीम कोर्ट के पास आना चाहिए, अपील के फॉर्म में ना आए। अपील नॉर्मली क्या होती है, अगर मान लो कोई लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट में कोई मान लो मुकदमा चल रहा है, कोई पार्टी है जो जजमेंट के बेसिकली बिल्कुल भी फेवर में नहीं है, तो वो रिलीफ पाने के लिए क्या करेगी? हाई कोर्ट के पास जाएगी अपील लेके कि भाई ये जो जजमेंट दिया है मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर हाई कोर्ट ने भी मान लो सेम जजमेंट दे दिया तो हमारी एक और पार्टी के पास एक और लास्ट चांस है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास चली जाए अपील के लेके। तो ये जो अपील होती है उसके थ्रू ये केसेस नहीं आने चाहिए, डायरेक्टली जो है कह सकते हैं जैसे वो डिस्प्यूट होगा डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि सिर्फ और सिर्फ, और एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे केसेस को हैंडल करेगी। ओरिजिनल का मतलब कि फर्स्ट इंस्टांस में सुप्रीम कोर्ट के पास आना चाहिए, अपील के फॉर्म में नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि विद रिगार्ड टू द एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 2 पॉइंट शुड बी नोटेड। मतलब इससे रिलेटेड हमें 2 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। पहला कि द डिस्प्यूट मस्ट इन्वॉल्व अ क्वेश्चन
क्वेश्चन किस तरीके का, चाहे वो लॉ पे बेस्ड हो या फिर किसी फैक्ट पे बेस्ड हो, ऑन विच द एग्जिस्टेंस, और या फिर बोला गया है एक्सटेंट ऑफ लीगल राइट डिपेंड्स करता है, दस द क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल नेचर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। ठीक है, ये तो था पहला। दूसरा है एनी सूट ब्राउट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बाय प्राइवेट सिटीजन अगेंस्ट द सेंटर और अ स्टेट कैन नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर दिस। ठीक है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें का ध्यान रखना है। पहला कि ऐसे डिस्प्यूट जो बेसिकली देखने को मिल रहे हैं किसी भी सेंटर और स्टेट के बीच में, मल्टीपल स्टेट्स के बीच में, तो उस केस में जो डिस्प्यूट होगा वो किसी लॉ पे बेस्ड होना चाहिए, किसी फैक्ट पे, यानी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड कोई भी कोई एक्ट हो गया, कोई लॉ बनाया जा रहा है उस पर बेस्ड हो, ठीक है, कोई लीगल राइट के ऊपर बेस्ड हो, तब उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। बट अगर वो केस में वो पर्टिकुलर डिस्प्यूट हम कह सकते हैं पॉलिटिकल नेचर का है, पॉलिटिकल नेचर इन द सेंस दैट फॉर एग्जांपल सेंटर है, उसकी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है जिसको वो फॉलो करके बेसिकली अपने काम वगैरह करता है। ठीक है, स्टेट में डिफरेंट आइडियोलॉजी के मान लो गवर्नमेंट है, तो दोनों की आइडियोलॉजी मान लो क्लैश कर रही है और उसके कारण कोई डिस्प्यूट निकल के आ रहा है, तो ऐसे डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट जो है बिल्कुल नहीं ले सकती इस पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन के अंदर, क्योंकि इस पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन के अंदर सिर्फ वही मैटर जाएंगे जो किसी लॉ पे बेस्ड हो, यानी उनकी जो लड़ाई है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी लॉ पे बेस्ड हो कि हाँ भाई ये जो इसमें जो चेंज कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट वो सही नहीं है। अभी मैं एग्जांपल देके समझाऊंगी कि किस तरीके से हम कह सकते हैं क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट की बात होती है या फिर किस तरह से लीगल राइट की बात होती है। ठीक है, तो यानी मैटर जो है मतलब डिस्प्यूट का जो कारण है वो किसी लॉ पे बेस्ड है या लीगल राइट पे बेस्ड है तभी होगा। पॉलिटिकल नेचर का अगर वो डिस्प्यूट है तो वो एंटरटेन नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस जुरिसडिक्शन। सेकंड बोला गया है कि अगर मान लो कोई भी प्राइवेट सिटीज़न है, जैसे हम हैं या फिर कोई आप ले लो, फॉर एग्जांपल मैं अपना ले लेती हूँ, अगर मान लो मुझे कोई दिक्कत है सेंटर के किसी लॉ से या फिर स्टेट के किसी लॉ से, ठीक है, किसी भी चीज़ के मतलब कोई लॉ होगी या फिर कुछ भी दिक्कत है, तो अगर मान लो मैं एक ऐसा सूट फाइल करती हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस जुरिसडिक्शन इसको एंटरटेन नहीं करेगा। ठीक है, अगर आप सेंटर से या फिर स्टेट से कुछ और मतलब कुछ भी मतलब कोई भी वो लॉ लेके आ रहे हो, उससे अगर प्रॉब्लम है तो दूसरा आप रास्ता फॉलो कर सकते हैं, किसी और तरीके से PIL डाल के बेसिकली जो है उस पर्टिकुलर रिलेटेड आप अपना इंसाफ मांग सकते हैं। ठीक है, तो बट आप इस पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन के अंदर आप इसको नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई होंगी आपको। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। तो आई होप आपको याद होगा 2021 की ही बात है, जहाँ पे आपको देखने को मिला था कि अंडर आर्टिकल 131 जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उस आर्टिकल को यूज़ करके हमारी जो वेस्ट गवर्नमेंट है, ठीक है, उन्होंने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली कंप्लेंट कह लो या फिर जो भी है वो डाली थी, ताकि किसके अगेंस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट। क्यों? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आई थी 2019 में। आई होप आपको इस बात का रिमेंबर होगा, काफ़ी इसमें बेसिकली इस बात पे बहस भी हुई थी। काफ़ी स्टेट्स थे जो इसको लेके बिल्कुल भी मतलब रेडी नहीं थे कि इस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो उसी के लिए जो है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू अपना कंप्लेन बेसिकली केस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है कहीं ना कहीं इस पर बातचीत होनी चाहिए। तो उस समय जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन की पावर को यूज़ करके कह सकते हैं एक नोटिस दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि किसी तरीके से आप इसकी जो वैलिडिटी है इस एक्ट की, इसको बेसिकली इस पर रिस्पॉन्स दो कि किस तरीके से आप ये करना चाहते हो। तो मतलब मेरा समझाने का मेन पर्सपेक्टिव ये है कि इस तरीके से हम कह सकते हैं, अगर मान लो किसी भी स्टेट को कोई सेंटर के किसी पर्टिकुलर लॉ से या फिर कुछ लॉ में बेस्ड हो, कुछ फैक्ट में बेस्ड हो, कुछ लीगैलिटी में कुछ बेस्ड हो, ऐसे कोई डिस्प्यूट है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जाए और सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस पावर वो उसको एंटरटेन कर सकती है उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दो स्टेट के डिस्प्यूट की, तो इसमें अगेन आपको 2020 में याद होगा केरला वर्सेस तमिलनाडु का देखने को मिला था कि अंडर आर्टिकल अगेन 131 के तहत हमारा जो स्टेट है केरला तमिलनाडु, वो पर्टिकुलर जो उनका डिस्प्यूट था किसके रिलेटेड था, मुल्ला
पेरियार डैम के ऊपर कि किस तरीके से जो मुल्ला पेरियार डैम है उसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो वही वो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस डाला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली 3 मेंबर की कमेटी बनाई थी कि वो मॉनिटर करे कि किस तरीके से जो सेफ्टी मेजर है, वाटर का लेवल है डैम का, वो किस तरीके से होना चाहिए। एंड दोनों ही स्टेट्स जो हैं केरला एंड तमिलनाडु किस तरीके से कोऑपरेट कर सकते हैं कमेटी के साथ, ताकि जो भी उनके इश्यूज़ थे इस पर्टिकुलर डैम से रिलेटेड वो सॉल्व हो सकें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखने को मिला कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में अगर कोई इशू होता है तो अगेन सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस जुरिडिक्शन वो उसको एंटरटेन कर सकती है और उसको सॉल्व करेगी इन दी फर्स्ट इंस्टेंस में। ठीक है, और कोई अदर कोई अदर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अलावा उसको बेसिकली सुन नहीं सकता उस पर्टिकुलर केस को। नेक्स्ट आपका है, बोला गया है कि फर्दर दिस जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड टू द फॉलोइंग, यानी अभी हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें देखने को मिलेगा कि ये सारे जो डिस्प्यूट अगर होते हैं तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस जुरिडिक्शन उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, मतलब ये सारे चीज़ें उसके अंदर नहीं आ सकती। पहला, अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले जो ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया की किसी भी अदर कंट्रीज़ के साथ, वो कोई भी एग्रीमेंट हुआ होगा, कोई भी कन्वीनेंट, कोई भी इंगेजमेंट हुई होगी, कोई सनद हुई होगी या फिर कोई भी सिमिलर इंस्ट्रूमेंट हुआ होगा, तो उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस जुरिडिक्शन उसको एंटरटेन नहीं करेगा। अब यहाँ पे अगेन बताया हुआ है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स दैट विच हैव बीन एंटर्ड इनटू और एग्जीक्यूटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड विच कंटिन्यूज टू बी इन ऑपरेशन आफ्टर सच कमेंसमेंट, यानी जब हमारा कमेंसमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, उससे पहले कुछ ना कुछ ट्रीटी एग्रीमेंट ऑब्वियसली इंडिया ने साइन किए होंगे, और वो आफ्टर कमेंसमेंट के बाद भी वो कुछ ना कुछ ट्रीटी अभी भी चली आ रही हैं। तो वो जो ट्रीटी अभी भी चली आ रही हैं उनसे रिलेटेड अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिस्प्यूट होता है किसी भी के साथ, तो उस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को हमारी सुप्रीम कोर्ट अंडर दिस जुरिडिक्शन एंटरटेन नहीं करेगी, उसको नहीं सुनेगी। सेकेंड है, अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रीटी और एग्रीमेंट etc. which specially provide that the said jurisdiction does not extend to such a dispute, यानी कि यहाँ पे सिंपली बोला गया है कि अगर मान लो कोई भी एक ऐसी ट्रीटी और एग्रीमेंट हुआ था, जब भी हुआ था तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था कि अगर मान लो इससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होगा तो उसका जुरिडिक्शन जो होगा हमारे सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी, मतलब वो कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है दिस मीन्स दैट द इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट, यानी 2 गवर्नमेंट्स के बीच में मान लो कोई एग्रीमेंट हुए हैं, जैसे कि द एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स और बिटवीन द सेंटर और एंड द स्टेट, मतलब 2 स्टेट के बीच में अगर मान लो कोई एग्रीमेंट हुआ है या सेंटर स्टेट के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, एंड कैन एक्सक्लूड द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और उसने उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में हम कह सकते हैं ये चीज़ लिखी हुई है कि जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है हमारे सुप्रीम कोर्ट का वो उसको हम बेसिकली एक्सक्लूड कर रहे हैं इन सो फार एज द डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ देम आर कंसर्न्ड। ठीक है, तो यानी कि उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को जब भी बनाया गया था तो उसमें ऑलरेडी लिख दिया गया था कि अगर मान लो इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट या फिर डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, तो उन पर्टिकुलर डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुरिडिक्शन का पावर नहीं यूज़ कर सकती। उन्होंने इस चीज़ को एक्सक्लूड कर दिया था, यानी वो सिंपली अगर डिस्प्यूट होंगे तो अगर मान लो सेंटर इसको सॉल्व कर देगी या फिर वो पर्टिकुलर स्टेट जो उन्होंने लिखा होगा कि अगर कुछ होगा तो हम मिलकर इसको सॉल्व कर लेंगे, बट सुप्रीम कोर्ट इसको इस पर्टिकुलर जुरिडिक्शन के अंदर एंटरटेन नहीं करेगी। तो ये भी चीज़ कह सकते हैं इनकी जुरिडिक्शन से एक्सक्लूड कर दिया। थर्ड है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, यानी 2 स्टेट के बीच में अगर कोई भी पानी को लेकर विवाद होता है तो उस केस में क्या होता है, तो इसके लिए बनाया ही गया था कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के तहत बोला गया है कि हम एक्सक्लूड कर रहे हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का इन डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट विद रिस्पेक्ट टू द यूज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर ऑफ इंटरस्टेट और अ रिवर वैली। ठीक है, तो यानी कि इस पर्टिकुलर एक्ट को बनाकर, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया होगा, और इस पर्टिकुलर एक्ट को बनाकर बेसिकली कह दिया गया है कि इससे रिलेटेड अगर मान लो डिस्प्यूट होता है, मतलब 2 स्टेट्स के बीच में पानी के यूज़ को लेकर किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों स्टेट के बीच में या फिर मल्टीपल स्टेट्स के बीच में, किस तरह का पानी को कंट्रोल करना है, अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी ओरिजिनल जुरिडिक्शन को यूज़ नहीं कर सकता, ये चीज़ एक्सक्लूडेड है। इसके अलावा मैटर रेफर टू द फाइनेंस कमीशन, कोई भी मैटर है जो कि रेफर करे फाइनेंस कमीशन में तो वो भी एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस बिटवीन द सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कुछ होता है तो वो भी एक्सक्लूडेड है। एंड इसके अलावा ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ऑफ कमर्शियल नेचर बिटवीन द सेंटर और स्टेट, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है रिलेटेड टू दी ऑर्डिनरी डिस्प्यूट है,
कि कमर्शियल नेचर किस तरीके से होगा, किस तरह से यहाँ से सामान वहाँ जाएगा, तो इस तरह से डिस्प्यूट होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं सुनेगी। इसके अलावा रिकवरी ऑफ डैमेज बाय अ स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, अगर मान लो कोई भी डैमेज हुआ है उसकी रिकवरी किस तरीके से करना है, अगर उस रिलेटेड अगर मान लो कुछ भी होगा तो सेंटर गवर्नमेंट खुद उसको बेसिकली डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लेगी। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली इस पर्टिकुलर जुरिडिक्शन के तहत उस डिस्प्यूट को एंटरटेन नहीं करना है। ठीक है, अब आपको देखने को मिलेगा कि 1961 में द फर्स्ट सूट अंडर द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लाया गया था, वॉज ब्रॉट बाय वेस्ट बंगाल, लाई थी अगेंस्ट सेंटर। क्यों? बिकॉज उस समय क्या हुआ था कि सेंटर एक एक्ट लेके आई थी, उस एक्ट का नाम था कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, चैलेंज किया इस पर्टिकुलर एक्ट को, ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है। ठीक है, और चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट को दे दिया कि भाई हम इसको चैलेंज करते हैं, ये जो बनाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बनाया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, अपनी ओरिजिनल जुरिडिक्शन की पावर को यूज़ करके इस पर्टिकुलर एक्ट को बेसिकली देखा। ठीक है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट के थ्रू ये कहा कि हम डिसमिस करते सूट को बाय अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, की जो एक्ट लाया गया वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, इसमें यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यानी इस केस में हम कह सकते हैं सेंटर को बेसिकली सही माना गया, यानी पार्लियामेंट जो एक्ट लाई थी वो सही था। तो इस तरीके से हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम अपनी इस ओरिजिनल जुरिडिक्शन की पावर को यूज़ करके इन डिस्प्यूट्स को जो है सॉल्व करती है। सेकेंड पावर हम देखेंगे रिट जुरिडिक्शन। इसमें बोला गया है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द सुप्रीम कोर्ट एज द गारंटर एंड द डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इज़ एम्पावर्ड टू इशू द रिट, यानी हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स, अगर मान लो किसी सिटीज़न का हनन होता है तो उससे रिलेटेड वो रिट्स इशू कर सकती है। अब कौन कौन सी रिट्स होती हैं वो ऑलरेडी हमने फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर था उसमें डिटेल में देख लिया था, यानी कि हैबियस कॉर्पस क्या होता है, मेंडेमस क्या होता है, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो, सर्चरी। तो एक एक चीज़ें हमने डिटेल में देखी है, किस पर्टिकुलर अथॉरिटी पे के अगेंस्ट लगाई जाती है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे मतलब आती है और अपना किस तरीके से ऑर्डर देती हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि वो रिट इशू कर सकती है इन सब केसेस में फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ द एग्रीवेट सिटीजन, यानी जिस भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट हुआ है तो उस केस में इस पर्टिकुलर रिट के थ्रू वो बेसिकली उनको इंसाफ दे सकती है। इन दिस रिगार्ड द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल जुरिडिक्शन, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर मान लो किसी भी सिटीज़न का फंडामेंटल राइट अगर वॉयलेट हो रहा है तो उस केस में उसको बचाने के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, यानी कि पर्सन जो भी होगा वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकता है, अपील के फॉर्म में नहीं। ठीक है, याद रखना यहाँ पे एक्सक्लूसिव वर्ड नहीं ऐड है। ठीक है, तो इन द सेंस दैट द एग्रीवेट सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट, नॉट नेसेसरी बाय द वे ऑफ अपील। हाउएवर द रिट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट एक्सक्लूसिव। नॉट एक्सक्लूसिव इसलिए बोला क्योंकि एक्सक्लूसिव का मतलब ये था कि ऐसा अगर कुछ होगा इन फ्यूचर, किसी भी सिटीज़न का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो वो पर्टिकुलर जो पर्सन होगा वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जा सकता है और कहीं नहीं जा सकता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक्सक्लूसिव पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया हुआ है, इसके अलावा हाई कोर्ट भी है, यानी उस पर्सन के पास ऑप्शन है कि वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। बट ये चीज़ है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन है, यानी अपील के फॉर्म पे ना जाके आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मतलब वो उस पर्सन को वेट नहीं करना पड़ेगा कि भाई पहले मैं हाई कोर्ट जाता हूँ, हाई कोर्ट ने अगर नहीं सुना तो मैं अपील लेके फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊँगा, यानी डायरेक्टली तो सुप्रीम कोर्ट मेरा सुनेगा नहीं। तो ऐसा सोचना गलत है। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली आपका ये जो पर्टिकुलर राइट है जो वॉयलेट हुआ है वो डायरेक्टली उसको सुन सकती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुन सकती है। आपके पास ऑप्शन है कि आप हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हो। ठीक है, द हाई कोर्ट आर ऑल्सो एम्पावर्ड टू इशू द रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, इट मीन्स व्हेन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स आर वॉयलेटेड द एग्रीवेटेड पार्टी हैव द ऑप्शन टू मूविंग आइदर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। देयरफॉर बोला गया है द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद रिगार्ड टू द फेडरल डिस्प्यूट इज़ डिफरेंट है, यानी जो फेडरल डिस्प्यूट जो भी हमने देखे थे वो अलग है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल जुरिडिक्शन विद रिगार्ड टू डिस्प्यूट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट। यानी कि जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन की पावर जो अपनी सुप्रीम कोर्ट के पास है, एक हमने अभी देखी फेडरल डिस्प्यूट से रिलेटेड, ठीक है, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो पावर दी गई है उससे। मतलब आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इस वाली ओरिजिनल जुरिडिक्शन से आप कंफ्यूज मत होगा रिट वाले जुरिडिक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बोला हुआ है, दोनों ही डिफरेंट देखने को मिलेगी। इन दी फर्स्ट इंस्टांस, यानी जो पहला इंस्टांस है जहाँ पे इट इज़ एक्सक्लूसिव है,
यानी कि जो पहला हमने देखा कि जब फेडरल डिस्प्यूट होगा तो वहाँ पे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन तो है, बट साथ ही साथ एक्सक्लूसिव, यानी सिर्फ और सिर्फ हमारा सुप्रीम कोर्ट ही इसको एंटरटेन करेगा। बट इन द सेकेंड इंस्टांस में इट इज़ कॉन्करेंट है विद द हाई कोर्ट जुरिसडिक्शन, यानी सेकेंड इंस्टांस में, यानी कि अगर मान लो किसी पर्सन का फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट को कॉन्करेंटली यानी उसको अपनी पावर शेयर करनी पड़ेगी विद द हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट के पास ही पावर है उस पर्टिकुलर पर्सन का जो फंडामेंटल राइट वॉलेट हुआ उसके थ्रू रिट इशू करने की, ठीक है। मोर ओवर द पार्टी इन्वॉल्व इन द फर्स्ट केस आर यूनिट्स होंगी इन द फेडरेशन, यानी जो पार्टी इन्वॉल्व होगी वो सेंटर और स्टेट ही बीच में डिस्प्यूट होगा, जबकि जो सेकंड केस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सिटीजन होगा एक तरफ और दूसरी तरफ आपका गवर्नमेंट हो सकता है, सेंटर या फिर स्टेट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर सिटीजन को लगता है कि उसके जो फंडामेंटल राइट वॉलेट किए जा रहे हैं किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो बेसिकली डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है देर इज़ ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड दैट ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। यानी कि द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ को लेकर और एग्जामिनर ऐसे ही चीज़ों पे क्वेश्चंस बना देते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने रिट्स को तो रिट्स इशू करने की पावर तो है, बट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केसेस में। अगर किसी पर्सन का अगर मान लो फंडामेंटल राइट्स अगर ब्रीच हो रहा है तो उस केस में ही वो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर किसी अदर अथॉरिटी को रिट्स इशू कर सकते हैं, बट नॉट फॉर द अदर पर्पस, अदर पर्पसेस के लिए नहीं। यानी तो अदर पर्पसेस के केस में कौन इशू कर सकता है, तो वो हम देखेंगे कि द हाई कोर्ट ऑन द अदर हैंड कैन इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट बट आल्सो अदर पर्पसेस। यानी हमारे हाई कोर्ट के पास दोनों पावर है, फंडामेंटल राइट को वॉलेट करने के केसेस पे भी वो इशू कर सकते हैं रिट्स को, और अदर पर्पसेस के लिए भी। अब अदर पर्पस की हम बात करें तो मान सकते हैं जैसे अगर मान लो प्रोटेक्ट करने हैं इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक वेलफेयर या फिर पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट एनी अब्यूज़ ऑफ पावर या मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी हो रही है, तो उस केस को हम इसके अंदर लेके आ सकती है, हाई कोर्ट उसको सुन सकती है। या फिर अगर कह सकते हैं जो डिसीजन दिए गए जाते हैं रिव्यू करना है, जो डिसीजंस दिए गए हैं लोअर कोर्ट के द्वारा, ट्रिब्यूनल्स के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ठीक है, इफ़ दे आर इलीगल हैं, आर्बिट्री लग रहे हैं हाई कोर्ट को कि भाई ये जो डिसीजन दिए हैं वो आर्बिट्री मैनर में दिए गए हैं, तो उस केस में अपना रिट्स इशू कर सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको क्लियर करके चलना है कि हाई कोर्ट की पावर रिट जुरिसडिक्शन में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो यहीं पे ये चीज़ लिखी हुई है, द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज़ वाइडर है देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट द पार्लियामेंट कैन कन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स फॉर अदर पर्पस ऑल्सो। यानी कि अदर पर्पसेस के लिए तो हाई कोर्ट अभी तक रिट्स इशू करते हैं, बट अगर पार्लियामेंट को लगता है कि कुछ अदर पर्पसेस के लिए भी सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी रिट्स जुरिसडिक्शन को इंक्लूड कर सकता है, अपनी पावर को यूज़ कर सकता है, तो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। अगर पार्लियामेंट को लगेगा कि नहीं ये इशू को भी डाल देना चाहिए तो वो टाइम टू टाइम उसमें ऐड ऑन कर सकती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पावर होती है या फिर जो जुरिसडिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट की, तो उसको इनलार्ज करना, मतलब उसके एरिया को बढ़ाना कि वो अदर पर्पसेस में भी अपने रिट्स को इशू कर पाए, वो पावर सिर्फ और सिर्फ हमारे पार्लियामेंट के पास है। यानी पार्लियामेंट को सिर्फ क्या करना है, एक एक्ट बनाना है, उस एक्ट में थोड़ा सा मेंशन कर देना है कि हाँ इस एरिया में भी अब सुप्रीम कोर्ट काम कर सकती है, देन सुप्रीम कोर्ट करने लग जाएगी, ठीक है। बट अभी के केस में याद रखना है कि जो रिट जुरिसडिक्शन की जो पावर है वो हाई कोर्ट की ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे केस मुझे याद आ रहा है, आई होप आपको रिमेंबर हो, आर राजा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का एक केस था, जहाँ पे कह सकते हैं मद्रास की हाई कोर्ट ने एक रिट इशू किया था। रिट जो था बेसिकली मैंडेमस था। अब बेसिकली आपको बताना है या फिर चेक करना है कि मैंडेमस किस किस चीज़ों पे इशू किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मद्रास की हाई कोर्ट ने मैंडेमस इशू किया था कि बेसिकली यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है हमें फ्रीडम ऑफ प्रेस को एंड द राइट टू प्राइवेसी ऑफ कन्विक्ट, यानी जो भी कन्विक्ट था तो उसकी जो राइट टू प्राइवेसी है उसको बचाने का बेसिकली उसी की मतलब उसको बचाने के लिए बेसिकली ये रिट इशू किया था। बिकॉज हुआ ये था कि उस समय की जो लाइफ स्टोरी थी उस पर्टिकुलर कन्विक्ट की वो पब्लिश कर दी थी किसी मैगजीन में बिना उसी कंसेंट के, तो ये तो सही नहीं है। तो वो जिसने भी वो प्रेस ने जो भी किया था तो वो गलत था, तो उसके अगेंस्ट एक रिट इशू किया था मद्रास की हाई कोर्ट ने। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं
कि जो हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट डिफरेंट केसेस के थ्रू अपनी पावर को यूज़ करके बेसिकली जो हमारे सिटीज़न हैं उनको जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 पावर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट की अच्छे से डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। एपिलेट जुरिसडिक्शन थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा कह सकते हैं टाइम टेकिंग है, तो उसको मैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, देन हम उसको बेसिकली क्लियर कर लेंगे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन बाय।